दिन जब भी मैं क्लास लेकर के आऊंगा तो पिछली क्लास का पढ़ाना वो सारा मिला जुलाकर हम लोग 3 बार रिवीजन क्लास के अंदर ही कर लें। नेग्लेक्ट मत करिए कि सर आप जेनेटिक्स में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ज्यादा टाइम देना बनता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरिट सेटिंग हुआ बायोलॉजी में वो अगर आया तो यहीं से आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन है आपके साथ करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल to keep all of you on the very same page, it is very important for me to have this discussion with all of you. तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार सुन के जाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम से सुनिए। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेरी आ रही है कि सर हम बहुत स्लो जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल भी स्लो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहता हूं कि हर टॉपिक को आपके कम से कम 3 बार रिवीजन के दायरे में रहना चाहिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैकलॉग हो रखा है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th की तैयारी करना चाह रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि फिजिक्स के डेरिवेशन पे उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम बिकॉज आप भी कम से कम 2-3 बार रिवीजन करेंगे। मेरा पर्पज ये है कि ये 3 बार रिवीजन ना मैं आपका क्लास के अंदर ही करा दूं, अलग अलग तरीके से, वाया क्वेश्चंस, वाया एक्टिव रिकॉल। अगले दिन जब भी मैं क्लास लेकर के आऊंगा तो पिछली क्लास का पढ़ाना वो सारा मिला जुलाकर हम लोग 3 बार रिवीजन क्लास के अंदर ही कर लें। इनफैक्ट ज्यादा बार ही हमारा रिवीजन हो रहा है। प्लस आपको ये लग रहा है कि हम लोग स्लो चल रहे हैं, तो हम लोग स्लो नहीं चल रहे हैं, बिकॉज हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है 12th क्लास का मेरे दोस्त, उसमें आपके जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी आप बोल सकते हो जेनेटिक्स 1, एंड आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज जेनेटिक्स 2। अभी हम लोग इनमें से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो जेनेटिक्स 2 है ये हम लोग मान के चले कि आधा कर चुके हैं, राइट? सेंट्रल डॉगमा हमारा आधा हो चुका है। अब जैसे ही ये आधा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। तो मेन फोकस आपका होना ही इनके ऊपर चाहिए। आप ये मत सोचे कि हम लोग स्लो चल रहे हैं, बिकॉज दीज आर हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक। इसके बाद जो भी आएगा वो कंसेप्चुअल नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत चीजें कंसेप्चुअल होंगी, लेकिन हाँ ज्यादातर जो काम है वो आपका क्लास के अंदर ही सिमट जाएगा, जैसे कि आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजी है। इसके 3 चैप्टर हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। एक और छुटका सा आपका टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा अलग अलग चैप्टर से। तो ये जो है ना, ये 4 के 4 चैप्टर्स ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे दोस्त, ये मुश्किल से 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा मेन जो काम है वो यही है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट मत करिए कि सर आप जेनेटिक्स में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ज्यादा टाइम देना बनता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरिट सेटिंग हुआ बायोलॉजी में वो अगर आया तो यहीं से आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू दीज टॉपिक्स, राइट? तो इसीलिए टेंशन मत लेना, मेरे साथ साथ चलते रहो, आराम से आपका सारा काम भी हो जाएगा और आपकी तैयारी क्लास के अंदर ही पूरी हो जाएगी। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, है ना? मैं बच्चों के कमेंट्स लेता हूँ, अलग अलग स्टूडेंट से बात करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो हमारे कमेंट सेक्शन में हो। अलग अलग जगह से मुझे पता लगता रहता है किस स्टूडेंट की क्या डिमांड है, और उसमें से मेजॉरिटी की जो डिमांड रहती है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? क्योंकि आप अगर ब्राइट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर मीडियोकर है और वो सीखना चाह रहा है चीज़ों को और उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी उसकी ग्रिप बनी हुई है, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा शेक ना करें तो इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर दैट स्टूडेंट एंड फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, राइट? क्योंकि आपका तो बार बार रिवीजन हो रहा है, तो इट्स मोर बेनिफिशियल, है ना? मैं जानता हूं एक टाइम के बाद सैचुरेशन फील होने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पूरे बैच को संभालना है। इस बैच में बहुत सारा बच्चा है एंड मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इक्विवेलेंटली चीजों को समझ रहा हो, है ना? सो जस्टिस यहां पे करनी होगी, राइट? चलो भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलो यही डिस्कस करते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कभी और। बाकी आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाते, मेड इजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड कर लिया कीजिए प्लीज। एंड पिछले 12 सालों के सवाल, 2013 जब पहली बार नीट हुआ था तब से लेकर के 2024 तक के सवाल, ये आपको पीवाईक्यूज करने हैं, है ना? ये आप कर लिया कीजिए। हालांकि इनमें से ज्यादातर क्लास में ही हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं, पर एक बार खुद से भी आपको एक बार इनको देख लेना चाहिए। ये अगर आप करोगे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, है ना? तो इसके लिए चाहे तो आप पीडब्ल्यू का कुछ ले लीजिए, बुक आती है, वो अलग से पीवाईक्यू की किताब भी ले सकते हैं आप। मॉड्यूल में भी पिछले 5 साल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मॉड्यूल आपके पास है तो। पंच में भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना? वो अगर आपके पास है तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप प्रिंट निकाल के करें तो भी इट्स वेल एंड गुड, जैसा आपको अच्छा लगता है ना? मैं रेकमेंड करूंगा ये पीडब्ल्यू वाली बुक है अपनी, इसमें सारे के सारे हैं 37 ईयर्स के पेपर, इसमें से आप मेन फोकस इन पे रखिए 2013 से 2024 तक के, ठीक है? टाइम मिले तो इसके बाद और क्वेश्चंस, टाइम ना मिले तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये बस छोटी सी डिस्कशन थी।